Hello students, ready for further discussion because in this lecture beta we will discuss about environmental degradation and industrial pollution. इतने सारे उद्योग हमने स्थापित किए थे, लोकेट किए थे ना, इतना सारा प्रोडक्शन किया बेटा, इसका मतलब प्रदूषण तो होना ही था। ठीक है ना, पोल्यूशन होगा, जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ पोल्यूशन है, अगर हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं जो सरकार ने बनाए हैं। तो देखिए कितने प्रकार के ऐसे प्रदूषण हैं, ठीक है ना, या उद्योगों द्वारा किस किस प्रकार का प्रदूषण किया जाता है वो हमें टाइप्स देखने। ठीक, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया बेटा, औद्योगिक प्रदूषण। ठीक, और ये हो गया बेटा आपका पर्यावरण निम्नीकरण। मतलब अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रहा है ना, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी हमने ही बनाई, रूल्स को फॉलो भी हम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इंडस्ट्रीज जो है, आपके उद्योग जो है बेटा, वो कई प्रकार का प्रदूषण करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें योगदान तो देते हैं, और इंक्रीजिंग पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइज। ठीक है, तो आपके कितने टाइप के हो गए बेटा? इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेवार हो गए हैं। पहला हो गया एयर पोल्यूशन, जिसे हम वायु प्रदूषण कह रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो गया बेटा आपका जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण के अंदर ही आपका थर्मल भी आता है। आपके बुक में थर्मल अलग हेडिंग बना हुआ है, तो वो आपका इसी में ही आ जाएगा। लैंड पोल्यूशन हम जो ले रहे हैं बेटा आपका, ये हो गया भूमि प्रदूषण। ठीक है ना, लास्ट वन आपका नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होंगे। फर्स्ट जो आपका प्रथम या पहला है उस पर आ जाए बेटा, एयर पोल्यूशन जो है। ठीक है ना, ये आपका किस चीज़ से, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऐसी आपकी गैसेज हैं वो एमिट करती, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज, अनचाही या अवांछनीय जो कण है वो एमिट करती है, छोड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो छोड़ी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहाँ इंडस्ट्रीज होंगे वहाँ काले धुआं हमें नजर आती है। तो बेटा इसके अंदर आपकी सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है ना, हम ये कहें तो उसके अंदर कुछ कण ऐसे भी होते हैं आपके, जैसे डस्ट के या स्प्रे के, मतलब दोनों ही तरह के, कि आपकी जो एयरबोर्न जो पार्टिकल्स मटेरियल्स हैं उसमें आपकी कंटेन बहुत सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, लाइक आपके बेटा डस्ट हो गया, धूल के कण है, या स्प्रे है, या आपका कुहासा या कोहरा या धुआं। ठीक है, जहाँ पर आपके इंडस्ट्रीज है वहाँ का एरिया है वो आपको पोल्यूट मिलेगा, तो ये सब वहाँ मिलते हैं। अब हमें देखना है कि इसके लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो कौन से उद्योग है जो एयर पोल्यूशन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने सुना है ना, NO2 और आपके SO2 जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके छोड़े जाते हैं। इसी ट्रेन भी आपने कभी पढ़ा होगा, जब हम वाटर पोल्यूशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो देखिए आपकी पेपर फैक्ट्रीज या पल्प, ठीक है ना, जो निर्माण करती हैं वो बेटा, ये आपकी ब्रिक टील्स, ठीक है ना, भट्टियाँ हैं या ईंट के जो भट्टे हैं, ठीक है ना, वो काले के धुआं छोड़ते हैं। आपकी रिफाइनरीज जो भी आपका शोधन का काम करती हैं, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हो सकती हैं जो तेल शोधन का काम करती है, या फिर बेटा आपकी स्मेल्टिंग प्लांट्स जो प्रगलन का काम करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो फ्यूल का यूज़ करते हैं, बर्निंग फ्यूल जलाने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, उसको हीट देने के लिए, गर्म करने के लिए, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कालिक जो है वो बाहर आती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपकी गैसेज हैं, आपके डस्ट पार्टिकल्स या एश पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, दे इमिटेड इन द एयर एनवायरनमेंट। प्रदूषण वायु के अंदर वो सारी चीज़ें हैं, या वो जो अवांछनीय कण या अनडिजायरेबल जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो आपके छोड़े जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका इफेक्ट क्या करता है। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन को देखो तो अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर, हर चीज़ के ऊपर, मानव स्वास्थ्य के ऊपर तो डालती है, क्योंकि एयर पोल्यूशन से हमें पता है कि सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं। ठीक है ना, आप देखते हो कि दिल्ली के अंदर आपका पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो विंटर ब्रेक जो होता है वो उनका लंबा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्मोक हो जाती है। ठीक है ना, आपकी स्मोक प्लस फोग। ठीक है ना, कुछ तो विंटर सीजन होता है और कुछ आपका क्या है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, तो दोनों मिलकर आपका धूम कोहरा बन जाता है। इसीलिए क्या वो लंबी छुट्टियाँ जो है वो आपके विंटर वेकेशन है वो आप ब्रेक जो है लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स पर भी। ठीक है ना, प्लांट्स हैं वो भी काले हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी बिल्डिंग्स या आपका वायुमंडल है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब जो भी आपका बायोस्फीयर है उसमें हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो काली कितनी ज़्यादा हो जाती है कि
आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके जो पहले कोलकाता था उसके अंदर भी ऐसे जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी तो बहुत ज़्यादा, और लोग जो है काउ डंग केक का या आपकी जो फ्यूल है इनका इस्तेमाल करते थे, तो इतना ज़्यादा हो गया था। कुछ वहाँ उस एमपी एरिया पर है ना आपका कोलकाता, दलदली क्षेत्र के पास है, तो इतना ज़्यादा धुंध कोहरा भी होता था, काली कितनी होती थी कि ऐसा लगता था वनस्पति जो है वो हरी नहीं होती, काली होती, ग्रे कलर की नज़र आती थी। मतलब जो पेड़ हैं उनकी जो बेटा लीफ या पत्तियां हैं उन पत्तियों के ऊपर भी आपकी काली जमी होती थी, अब भी है। अगर आप रोड जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, आप ऐसे रोड्स अगर देखोगे, अगर उसके दोनों तरफ आपके प्लांट्स हैं तो आप क्या देखोगे कि वो प्लांट्स जो हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर धूल जमी रहती है, और वो सिंपल धूल नहीं होती, वो काली होती है, काले रंग की, क्योंकि आपके जो ड्राई जो पार्टिकल्स हैं जो एयर के अंदर उड़ते रहते हैं, ठीक है ना, वो वहाँ जमते रहते हैं। ठीक, तो जहाँ इंडस्ट्रीज़ है आप सोचिए वहाँ पर कैसा होगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है ना, वो काली जो वो हर चीज़ पर जहाँ जो भी उसको मटेरियल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, और वो हेल्थ के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना, मतलब उसके दुष्कारी जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका एयर पोल्यूशन। अब नेक्स्ट पर आ जाए, जल प्रदूषण कब होगा? जब हम कोई भी वेस्ट मटेरियल जो है वो अर्बन हो सकता है, म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है, पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ की, उद्योगों की। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो अगर हम डायरेक्ट डंप कर देते हैं इनटू द रिवर, नदियों में डाल देते हैं, बेटा वो सॉलिड भी है या वो लिक्विड भी है, ठीक है ना, कैसा भी, मतलब सॉलिड कौन सा हो गया? ठोस जो कचरा होता है, वो लिक्विड जो तरल पदार्थ है आपका, वो स्लरी फॉर्म में या कैसा भी है, हमने वो सीधा नदियों के अंदर डाल दिया, ठीक है ना, उसको पहले डिस्पोज नहीं किया या हमने उसकी स्क्रीनिंग नहीं की कि उसमें से हम रिमूव करें जो नष्ट नहीं होता है। अब हमने उसको नदी में डाला तो इससे आपकी नदी जो है उसका पानी, आपकी जो भी वाटर बॉडीज़ है नियर द इंडस्ट्रीज उसके पास में, उसका पानी पोल्यूट होगा, तो इसका इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है ना, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा जहाँ हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, देखिए सी में जाकर मिलेगी तो समुद्र के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपके इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो सारे, ठीक है ना, या एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, ही नदियों में छोड़ दिए जाते हैं। और शायद आपको ध्यान हो, हमने एक एग्जाम्पल भी किया था कि आपकी जो यमुना जो है या आपकी गंगा जो है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है भारत की, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियां हैं। और आपकी जो लेदर फैक्ट्रीज़ हैं, टैनरीज या आपके चमड़ा साफ करने की लेदर फैक्ट्रीज मोस्टली, मतलब मोर देन 150 जो है वो इनके किनारे पर हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो इंडस्ट्री जिनको ज़्यादा पानी चाहिए वो इनके पास होगी। तो बेटा एक तरफ तो वो उस पानी को यूज़ करती हैं, ठीक है ना, इस्तेमाल करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें दूसरी तरफ ड्रेन कर देती हैं, ठीक है ना, पानी को इस्तेमाल किया, ड्रेन किया, तो हमने वाटर को पोल्यूट भी कर लिया, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर को तो हम फेस करेंगे ही ना, और हमने सब पोल्यूट भी कर दिया, इसका मतलब अब वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। तो ये जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है बेटा वो डिस्चार्ज मतलब सीधे नदियों में डाल दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। इसके अंदर आपके डिटर्जेंट है या एसिड्स हैं, ठीक है ना, सार्स भी हैं या सिंथेटिक केमिकल है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, जो सॉलिड है। बाकी जो है वो पानी जो है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए या आपका जो मैरीन लाइफ है उसके लिए भी बेटा हार्मफुल होता है, ठीक है। रबर है या कार्बन है, प्लास्टिक है, ये और जितनी भी ये चीज़ें हैं बेटा ये सब डंप की जाती हैं, ठीक है, जो वेस्ट है। अब हमें देखना कौन सी इंडस्ट्रीज है, मतलब कल्प्रिट, ठीक है ना, उसके दोषी या वो इंडस्ट्री जो कि आपके वाटर को पोल्यूट करती हैं या वाटर बॉडीज जो है उनको प्रदूषित करती हैं। तो आपकी पेपर या पल्प, लुगदी का काम करने वाली या पेपर वाली, ठीक है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज मतलब, और आपकी टेक्सटाइल, क्योंकि इनके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और टैनरीज और बेटा टेक्सटाइल तो सबसे ज़्यादा है, पल्प की, ठीक है ना, टेक्सटाइल और टैनरीज, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। टेक्सटाइल कौन सा था बच्चे? वस्त्र उद्योग ना, और टैनरीज होते हैं आपके चर्म शोधन वाले, ठीक है ना, चमड़े से संबंधित काम, तो उसको भी साफ करने के लिए, डाई करने के लिए, रंगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे पल्प में, लुगदी कागज़ के अंदर भी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इस्तेमाल करने के साथ साथ में जो वेस्ट मटेरियल उसको डंप भी कर रही है, मतलब दूसरा नुकसान। पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, ये तेल शोधक जो आपके कारखाने होते हैं, ठीक है ना, जो तेल को साफ करने का, उससे इम्प्योरिटीज रिमूव या उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं उनको ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या करती है, वाटर को पोल्यूट करती हैं। अब इसका इफेक्ट किस पर आएगा? वाटर बोर्न डिसीज, हैजा, टाइफाइड, कोलेरा, ठीक है ना, इन सबको हम फेस करेंगे, ठीक है। उस पानी को इस्तेमाल करने से बीमारियां, ठीक है ना, वही आपका समुद्र में जा रहा है तो बेटा मैरीन लाइफ के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, या फिर उसका इफेक्ट हमें लॉन्ग पीरियड में देखने को भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम से ही हो। देखो ये दोनों भी बेटा कनेक्ट हैं, जैसे एयर पोल्यूशन था तो NO2 SO2 था,
ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड आपका जो है या फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एयर के अंदर है वो रिमूव होते हैं। चिमनी कितनी भी ऊंची हो, हवा के अंदर जा रहा है। और जब बेटा बारिश होती है, ठीक है ना, तो बारिश होगी तो आपकी जो पार्टिकल्स एयर के अंदर है वो पार्टिकल्स उसके अंदर घुलेंगे और बारिश होने पर वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाते हैं, धरातल पर आ गए हैं। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स थे वो उस पानी के अंदर मिल गए ना। आप कहोगे हमने नहीं मिलाए, पर इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुए बेटे, हम ही हुए ना। वो पार्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं और फिर पानी के थ्रू वही बहते हुए कहाँ चले जाएंगे, आपके वाटर बॉडीज में। ठीक है, मतलब वो भी रिस्पॉन्सिबल हो गया कुछ हद के लिए इसके लिए। हम हर तरह से हैं। ठीक है, कैसे, अगर हम ये कहें कि एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा आपके जो बेटा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके जब बारिश होगी तो वो एग्रीकल्चर का जो मतलब पानी जब जाएगा वहाँ से, तो आपके उस फील्ड से पानी बहकर आपके वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है, तो वहाँ पर उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है कि हम किसी न किसी तरह से उत्तरदायी हैं इस पोल्यूशन के लिए। हम विकास चाहते हैं किससे, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़, है ना, कि हमें उद्योगों का विकास करना, क्योंकि हमारा भी डेवलपमेंट होगा। हमने ये किया था या कहा था, डिस्कस भी किया था कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो लोगों को एम्प्लॉय करती है, और जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियल में या बेटा टर्सरी सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा एंगेज होंगे तो वहाँ आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, और वही देश विकसित कहे जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। तो इसका मतलब हमें इंडस्ट्रीज़ डेवलप तो करना है, लेकिन साथ में देखो हम पोल्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए बेटा नेक्स्ट पर। अब आपका है लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, उसको आप डिस्पोज नहीं करते, नष्ट नहीं करते हैं, और आप उसे खुला बाहर छोड़ देते हैं, जो नष्ट नहीं होने वाला है। प्लास्टिक है, सीडी है, ग्लास है, ये सब चीज़ें, तो ये क्या करती हैं, डिग्रेड नहीं हो रही, ये लैंड को डिग्रेड करती हैं, ठीक है ना, उसको नष्ट करती हैं, और धीरे धीरे रिस कर आपके वही पार्टिकल्स जो है वो आपके नीचे भी चले जाते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है बेटा उसको भी ये पोल्यूट करते हैं। ठीक है, उसको भी कर रहे हैं। इवन इतना ही नहीं, एयर पोल्यूशन यहाँ भी जुड़ रहा है कि यही आपके इसके जो पार्टिकल्स हैं, बारिश होगी तो बारिश होने पर वो भी आपके क्या लैंड सरफेस पर आएंगे। अपर जो लेयर है आपकी सरफेस जो, उसके ऊपर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री के पास सीमेंट है, उसकी बारीक मतलब बहुत महीन जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, वो हवा में उड़ते रहते हैं, है ना। जहाँ ग्राइंडिंग का काम होता है, पीसने का काम होता है, वहाँ भी उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ रहे थे बेटा, वो एयर पोल्यूशन है। बारिश के साथ वो पानी में चले गए तो बेटा वो वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है ना, और अब वो अगर धरती पर जम गए हैं सॉलिड, क्योंकि सीमेंट तो है वो जम जाने पर सॉलिड बच जाती है, अब पानी परकोलेट होकर नीचे भी ना जाए तो आपकी लैंड जो है वो भी पोल्यूट हो गई। मतलब सब कनेक्ट हो गए ना। तो ये आपका क्या हो गया, डंपिंग ऑफ वेस्ट जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल, सार्स या आपका कचरा या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ये सब, और रेंडर द सोइल यूजलेस, ये भूमि को बेकार बना देते हैं, इस्तेमाल की योग्य नहीं रहती। अगर सीमेंट की लेयर ऊपर ऊपर जम गई तो क्या वो भूमि काम की है, नहीं, ठीक है ना, वो उसको क्या इनफर्टाइल कर देती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पानी परकोलेट होकर अगर नीचे जाता है, रिस्क कर जाता है, तो बेटा आपका अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके किसके हो गए, लैंड पोल्यूशन की। एक मिनट बेटा, एक जरा पीछे आइए, ठीक है ना, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई। देखो इसी में ही आपका थर्मल पोल्यूशन आता है, तापीय प्रदूषण जिसे कहा जाता है, किसमें बेटा, आपके वाटर पोल्यूशन में। थर्मल पोल्यूशन कब, जब आपके इंडस्ट्रियल हॉट एफ्लुएंट्स जो हैं, मतलब उद्योगों के अंदर जो बेकार या कचरा या आपका जो वेस्ट है जिसे आप बाहर डालना चाह रहे हो नदी में या फेंकना चाह रहे हो, वो बहुत गर्म है, ठीक है ना, तो वो हॉट एफ्लुएंट्स हम डायरेक्ट अगर नदी में या कोई भी वाटर बॉडीज जो है, रिवर है, उसमें हम उसे डाल देते हैं, तो वो उस हॉट एफ्लुएंट है वो उस पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो आसपास जो भी आपका जो लाइफ एक्वेटिक लाइफ है वो उससे डिस्ट्रॉय होता है, और आपका जो क्वालिटी है आपके पानी की या वाटर की, ठीक है ना, वो भी आपके डाउन होती है। वो हो जाएगा बेटा आपका वाटर पोल्यूशन के अंदर क्या, आपका थर्मल पोल्यूशन। आप कहोगे तो क्या करना चाहिए, इसका मतलब हमें पहले उसे ठंडा करना होगा। और भी प्रोसेस है, हम आगे करेंगे कि हम इन सब से कैसे बचें। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के थ्रू कि हम उसमें से देखेंगे डिस्पोज कौन सा हो सकता है, उसको रिमूव करना, पर फिलहाल हमें देखना कि हमने कैसे किया प्रदूषण, है ना, फिर हम उसे रोकेंगे बेटा। अब आगे जाइए नेक्स्ट पर, लास्ट नॉइज पोल्यूशन। ये आप ही बहुत करते हो बेटा, आजकल तो आप लोगों का मुंह हमने थोड़ा बांध रखा है ना, क्योंकि अब आप क्लास में नहीं है। हालांकि अच्छा नहीं लगता जब तक आप लोगों से बात ना करें, हमें भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है ना, आपकी वो चहचहाट सुनकर ही हमें तसल्ली होती है। लेकिन कभी कभी वो अनवांटेड हो जाता है। अनवांटेड नॉइज़ मतलब अवांछनीय, इतना जितना हम नहीं चाहते और आप उतना शोर या हल्ला करते हैं। तो यहाँ पर वही है अनडिजायरेबल वॉइस या अनवांटेड जो वॉइस या आवाज़, ठीक है ना, या शोर,
ठीक है ना, जो ध्वनि है, ठीक है ना, वो इरिटेट करती है, ठीक है ना, और इससे हमें गुस्सा भी आता है और हेल्थ के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कि आपने सुना होगा कि मुस्कुराते रहिए तो अच्छा है, आपका जीवन लंबा होगा। प्रसन्नता जो है, हैप्पीनेस है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप खुश, याद भी करो कि हर बार मैं जैसे ही आपका लेक्चर छोड़ती हूँ तो मैं आपसे यही कहती हूँ, खुश रहिए, ठीक है ना। खुश रहने का मतलब ये है कि आप अगर खुश हैं तो आप काम अच्छा करेंगे। वो काम सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी होगा, ठीक है ना, चाहे आपकी मैडम के लिए हो, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए हो, क्योंकि अब तो आपसे यही संबंधित है ना, या आपके दोस्त हो। तो प्रसन्नचित्त रहोगे तो आप काम बढ़िया करते हो, तो खुश रहना जरूरी है। तो बेटा जब इतना शोर होगा तो खुश कैसे रहा जाएगा। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ इतना शोर होता है। कुछ तो हम जबरन करते हैं, कुछ मजबूरी होती है कि इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा ही शोर होता है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है ना, जहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मतलब आपके निर्माण कार्य चलते हैं, वहाँ शोर होता है, ठीक है ना। कुछ इंडस्ट्रीज उसमें मशीनरी है, वो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, ठीक है ना। या आपके ऐसी फैक्ट्री जिसके इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनमें कि आवाज़ के साथ ही आपके उत्पादन होता है। या हम कह रहे हैं यहाँ पर जनरेटर्स, ठीक है ना, पावर मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी है वो ना चली जाए उसके लिए, तो हम उसको जनरेट करने के लिए जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या वो हैं आपके बेटा जो बहुत शोर करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स, टेलिंग का, खुदाई का जो काम करते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, एक शोर आप लोग ज़बरदस्ती करते हो, जैसे आपके डीजे का या इनका, ठीक है ना, आपके फंक्शंस होता है तो मध्यम मध्यम और अच्छा स्वर बजाने के बजाय आप बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला करते हो, वो एक अलग है, ठीक है। वो आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, और ये हमारी मजबूरी होती है कि विकास के लिए हमें इसकी आवश्यकता है। वैसे ही कि अब अगर आप अपनी नींद को गवाओगे तो आप आगे जीवन में बहुत कुछ पाओगे, ठीक है ना। नींद गंवाने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हो और तैयार करते हो अपने आप को पूरे दिन में अच्छा लर्न करने के लिए, अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए, दूसरों से अच्छा बिहेव करने के लिए, तो आप जीवन में पहले ही बहुत कुछ पालोगे। अब आप सोते रहोगे तो आगे पूरी लाइफ, ठीक है ना, आप दुखी रहोगे। तो यहाँ वही चीज़ें हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये विकास करें, और उस विकास के लिए हमें इन्हें बर्दाश्त भी करना है, पर हम तरीका निकालते हैं। कोई भी समस्या आती है तो हमारे पास उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है कि उसे खत्म नहीं, समाप्त एंड नहीं किया जा सकता, तो हम उसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं, है ना, कम किया जा सकता है। तो हमें यहाँ वही देखना है। बेटे साउंड जो होती है ना लकड़ी चीरने के कारखाने में, आप देखिए इससे क्या होगा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने से संबंधित समस्याएं, जैसे आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको ऊंचा सुनता है, ठीक है। या फिर आपका हो गया इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है ना, हृदय की गति है वो बढ़ना, या बेटा आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। मतलब शोर जो है, इससे तो ऐसी बीमारी है जिसका इफेक्ट बहुत बाद में नजर आता है और इलाज भी बहुत मुश्किल है। इनका इफेक्ट तुरंत नजर आता है कि आपने पानी अगर दूषित पी लिया, पोल्यूटेड वाटर है, अगर वो बॉडी में चला गया है, तुरंत आपको पता चल जाएगा, तुरंत मतलब आप बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। और ये ऐसी हैं जो हमें समझ ही नहीं आता कि हम इतने परेशान हैं वो किस चीज़ से हैं। तो इसलिए शोर कम करना है, अच्छी बातें बोलनी है। ये बेटा हो गए आपके 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना। एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, और वाटर पोल्यूशन में ही आ जाएगा बेटा आपका थर्मल पोल्यूशन, मतलब आपका तापीय प्रदूषण। सो बेटा जी लेट्स स्टार्ट ट्रीटमेंट। हमें जब किसी भी चीज़ का कारण या कोज पता चल जाता है तो हम उसका इलाज ढूंढते हैं, क्योर, है ना। तो यहाँ पर वही है कि हमें देखना कि इंडस्ट्रीज हैं उनके मतलब उनमें मैन्युफैक्चरिंग के कारण कितना पोल्यूशन हुआ, तो उस पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए, क्योंकि विकास हो रहा है पर विकास के साथ साथ एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो हमारे ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। इसलिए उसे कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बेटा हमने उपाय निकाले। देखिए, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमें नियंत्रण करना है कि पर्यावरण जो है उसका ह्रास ना हो, क्योंकि देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि, या मैंने भी आपको बताया था कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। तो हम ये कहें कि विकास के साधन जुटाए जा सकते हैं, एमिनिटीज जुटाई जा सकती है, परंतु क्या आप शुद्ध, ठीक है ना, या स्वच्छ या साफ हवा जो है वो खरीद सकते हैं क्या? नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम्युनिटी के, समुदाय के अंदर होती हैं और उसमें उन सबका ही कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर उसे अच्छा बनाना है तो भी सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक या दो के चाहने से नहीं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है आपका एनवायरनमेंट के अंदर जो भी है उसमें कंट्रीब्यूशन हम सबका है, तो सबके एफर्ट्स या प्रयास होंगे तो ही आप उसे डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट आपका देखिए, हम कुछ सजेशन या सुझाव दे रहे हैं टू रिमूव इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, जो आपका शुद्ध या ताज़ा पानी है, ठीक है ना, उसमें प्रदूषण को नियंत्रित या कम करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए, मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर, पानी का कम प्रयोग। आप कहोगे इंडस्ट्रीज में तो वी रिक्वायर मोर वाटर,
एंड अबुडेंट वाटर, पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। इवन मशीनों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही नहीं, हमने ये भी किया था कि हमें मशीनों को ठंडा करने के लिए भी, टू कूल डाउन द मशीन, ठंडा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि पानी है उसको कम प्रयोग में करें, तो वो कैसे बेटा, रिसाइकलिंग और रीयूज करके, ठीक है ना। जो पानी आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं चाहिए उसे आप यूज़ करिए। उसके बाद आप जिस काम के लिए आपको फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, शुद्ध पानी की, उसकी स्वच्छता की ज़रूरत नहीं है, हाइजीन की, अच्छी क्वालिटी का पानी नहीं चाहिए, जहाँ पर गुड क्वालिटी नहीं चाहिए या प्योर वाटर नहीं चाहिए बेटा, वहाँ पर हम कम शुद्ध पानी से भी तो काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उसे रीयूज़ करना है। ठीक है, रिसाइकिल करके मतलब इस्तेमाल किए हुए पानी को रिसाइकिल करना और उसमें से जो भी आपके एडवांटेज जो मटेरियल है उसको उसमें से रिमूव करना और फिर हमें उसे यूज़ करना वहाँ जहाँ पर हमें बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने उस पानी को सीधा डंप करने की बजाय उसी को रीयूज़ कर रहे हैं, तो हो गई ना कम इस्तेमाल पानी का। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कि हम घरों में जैसे करते हैं कि जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, स्कार्सिटी को जो फेस करते हैं, वाटर स्कार्सिटी को बेटा, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में किचन में जो पानी यूज़ हुआ है या आपने सब्जियाँ जो हैं या वेजिटेबल्स फ्रूट्स को धोने के बाद जो पानी यूज़ किया उसको फेंकने नहीं देते। इवन आरओ का जो ड्रेन हो रहा है उसको भी ड्रेन या नालियों में नहीं जाने देते, आप उसे स्टोर करते हैं और आपके किचन गार्डन के अंदर आप उसे यूज़ करते हैं। इस्तेमाल हो गया ना, रीयूज़ हो गया। तो यहाँ पर वही इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो वहाँ हम ऐसा कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ये हो गया आपका वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को एकत्रित करना। रिसाइकलिंग का मतलब यहाँ हिंदी में होता है बेटा पुनः चक्रण, बेटे माफ करिएगा मैं बार बार हिंदी वाला काम भूल जाती हूँ। और रीयूजिंग होती है पुनः प्रयोग। ओके, आ जाइए अपने टॉपिक पर। वर्षा जल संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। ठीक है ना, चाहे वो रूफटॉप रेन वाटर हो, छत का जल इकट्ठा करना हो, या आसपास वाला जो एरिया वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू उसको किसी नीचे गड्ढे में या कुएं में या पॉन्ड में या आपने कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसमें आप उसे एकत्रित कर सकते हैं, व्यर्थ में इधर उधर ना जाने देने की बजाय। तो यहाँ पर वही है कि हम क्या करें, रेन वाटर को स्टोर करें, उसे ड्रेन्स में नालियों में ना जाने दें। ठीक है, और उस पानी को हम यूज़ करें तो आप किस में जो आपका सरफेशियल रन ऑफ है, ठीक है ना, उसको आप बचा सकते हो, आपके लेक्स का या बेटा आपके रिवर्स का, उनका। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि घर के गिलास कटोरी बर्तन सब आंगन में रख दे के पानी भरेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ठीक है ना, वाटर टैंक बनाना पड़ता है अलग से। तो वैसे हम स्टोर करें और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम बेटा उसे यूज़ करें। इवन अब तो ये घरों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया, जैसे तमिलनाडु, ठीक है ना, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी हाउस, ठीक है ना, हर घर के लिए छत वर्षा मतलब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो इकट्ठा करना है, वो कंपल्सरी मैंडेटरी जरूरी है। ठीक, अब आगे आ जाइए। थर्ड स्टेज जो है वो आपका ट्रीटिंग हॉट वाटर एफ्लुएंट्स, जो आपका गर्म पानी या उस इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसमें आपका जो गर्म पानी है निष्कासित किया गया है, अपशिष्ट पदार्थ निकाले गए हैं, ठीक है ना, उनको छोड़ने से पहले कहाँ, नदी या तालाब में, ठीक है ना, उसको हम क्या करें, ट्रीट करें। ट्रीट का मतलब क्या करें, हम इसके 3 स्टेजेस लेते, 3 चरण, कि सीधा उसको डायरेक्ट मतलब उसमें डंप नहीं करना रिवर या पॉन्ड में। पहले सबसे पहले हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, फिर अकोमोलेशन। स्क्रीनिंग में हम छटनी करते हैं कौन सा सॉलिड है, ठीक है ना, और कौन सा उसमें दूसरा वेस्ट है, लिक्विड है। तो सॉलिड जो ज़्यादा मोटा है उसे अलग करना, ग्राइंडिंग में पीसना होता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो जो आपका ज़्यादा सॉलिड बारीक है वो सबसे या मोटा है वो थोड़ा नीचे, थोड़ा बारीक जो है उससे भी नीचे और पानी ऊपर, फिर हम उसमें से उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो सेकंड है बेटा उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसे निथारने का काम करते हैं, साफ करना, और थर्ड में रिसाइकलिंग और रीयूज का काम करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं वो आपके इसके अंदर होती हैं। ये तो होगी पानी से संबंधित, रिलेटेड टू द फ्रेश वाटर, है ना, कि पानी की किल्लत को फेस ना करें इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए इसके अलावा हमने और भी तो किए थे ना, आपका एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है या लैंड पोल्यूशन है। तो आपका एयर पोल्यूशन है उसमें देखिए स्मोक कैन बी रिड्यूस, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आपके ऐसे ही पार्टिकल्स हैं वो एमिट किए जाते हैं बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इनटू द एयर, हवा के अंदर। तो हमें उन्हें कम करने के लिए क्या करना है, ऑयल और गैस का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। आपके कारखानों में जब कोयले का इस्तेमाल करना था, मतलब बर्निंग जो फ्यूल है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोयले का इस्तेमाल होने से आपकी राख और ऐश के साथ साथ बेटा आपके बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर आती है। इसलिए अब हमें क्या करना है, उसकी बजाय इनका इस्तेमाल करें। ठीक है ना, अब इससे आपकी जो कालिक है या आपकी जो ऐश है, ठीक है ना, ये बाहर कम आएगी, इतनी हम ये नहीं कहेंगे आएगी नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ भी वहाँ इस्तेमाल थोड़ा बहुत होता है तो होगी, तो इनका इस्तेमाल करने से उसे कम किया जा सकता है।
ठीक है। फिर देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। ठीक है, ऐसी मशीनरी का इस्तेमाल करें बेटा, ये किसके लिए है आपके जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो जहाँ पूरे दिन ही ऐसे वर्कर्स काम करते हैं ऐसे ही एरिया के अंदर जहाँ इतना शोर है, तो उससे रिलेटेड उनकी बीमारियाँ या डिसीजेस ना हो, तो उनसे उनको बचाने के लिए वहाँ जनरेटर से उसमें साइलेंसर लगाएं, ठीक है, ध्वनि को रोकने के लिए, या फिर ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करें जैसे देखिए नीचे भी है, नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल लाइक ईयर प्लग्स या ईयरफोन्स, ठीक है ना, ये लगाए जाने चाहिए ताकि शोर उनके कानों में कम जाए, जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट है वो बुरा मतलब नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज, ये फिर एयर पोल्यूशन के लिए है कि आपके जो स्मोक स्टैक मतलब धुएं की चिमनी वाले जो उद्योग है जो बहुत ज़्यादा आपकी धुआं छोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहा जाता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ है बेटा, वो इंडस्ट्रीज उसमें चिमनियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो, उसमें फिल्टर होने चाहिए, फैब्रिक फिल्टर, ठीक है ना, कि ऐसे डस्ट पार्टिकल्स भी एयर के अंदर ना हो। जैसे हम घर के अंदर भी आपकी जो एयर है उसको फ्रेश करने के लिए लगाते हैं कि आपका जो भी धुआं हो रही है किचन में वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर थ्रो कर देता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, उसके अंदर क्या स्क्रबर्स या फिल्टर्स, ठीक है ना, यही सारी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगानी चाहिए चिमनियों में, मतलब वो तरीके अडोप्ट करना जिससे कि बेटा हम इसे कम कर सकें। पूरी तरह समाप्त करना तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना, कि हम ये कहें कि पूरी तरह खत्म कर दें, पर कुछ कम किया जा सकता है। इसके द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर बेटा, हम अंतिम पढ़ा पर आ गए हमारे अध्याय के। देखिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये एक पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत में, ठीक है ना, और जो बेटा आपकी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके थ्रू सर्टिफाइड है। और आपकी जो NTPC है जो आपकी कॉरपोरेशन जो है बेटा, ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स, ठीक है ना, इन सब से संबंधित। तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसे जो विद्युत प्रदान करती है, तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखे इसके क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक, उच्चतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, अधिकतम इस्तेमाल करना, ठीक है ना, और अपग्रेडेड एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट। और आपके जो ये उच्चतम जो तकनीक जिनका हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं इसके अंदर जो उपकरण है उन विद्यमान उपकरणों में सुधार भी करना, ठीक। नेक्स्ट देखिए मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, मतलब आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो बेकार या पदार्थ बच गया है तो जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, उसको मैक्सिमाइज करना, एक्स यूटिलाइजेशन मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। क्या काम है, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, वेस्ट मटेरियल को कम से कम करना। वो कम से कम कब होगा, जब उसी वेस्ट मटेरियल है उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। कैसे, उस वेस्ट मटेरियल को किस प्रोडक्ट में कैसे यूज़ किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है, तो उस वेस्ट का अधिक, जैसे हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल से आपको कुछ भी बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट या कैसे भी, तो उसको हमने क्या यूज़ कर लिया, इस्तेमाल हो गया। तो ऐसे ही आपका ये है कि उस वेस्ट को भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू हमारा क्या हो गया, वो मिनिमाइज हो गया है। अगर हमने उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, जैसे हमने बैगेज का किया था, शुगर केन बैगेज का, कि आपकी गन्ने की जो खोई है, बेकार जो लकड़ी है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, आपके पेपर बनाने के अंदर ना, आपके कागज़ बनाने के लिए, तो यहाँ पर वही हो गया। इसी तरह से उस वेस्ट को यूज़ करना। फिर देखिए प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्सरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ग्रीन बेल्ट्स हो गया मतलब हरित बेल्ट, हरित पट्टी लगाना, जहाँ आपके उद्योग उसके चारों तरफ हरियाली होनी चाहिए, या आप ये भी डाल सकते हो कि एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण करना, क्योंकि आपने पढ़ा है साइंस में बेटा बहुत बार, सब जानते हैं कि आपके पेड़ जो हैं वो प्रकृति के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एफोरेस्टेशन करने से आपकी सॉइल डिग्रेड होने से तो बचती है, वर्षा लाने में सहायक, और सबसे बड़ा नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, मतलब आप ये कह सकते हो हर प्रकार के प्रदूषण को कम करते हैं, हर मर्ज की दवा होगी आपकी एफोरेस्टेशन को, ठीक है। तो ये जरूर, तो जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर हम ग्रीन बेल्ट लगाएंगे, ठीक है ना, उसके नियरेस्ट है उन एरियाज़ के अंदर हरित पट्टी, ताकि वो कम करे उस प्रदूषण को। आप देखते भी हैं आपके हाईवे जितने भी होते हैं तो उसके बीच में एक पट्टी होती है, हरित पट्टी, है ना, किसके लिए होती है, वो सुंदर लगे, अच्छा लगे, इसीलिए कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, तो वही पोल्यूशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। पॉन्ड मतलब आपको ऐसा ही एक वेस्ट मटेरियल है उसका एक तालाब बनाना है जिसके अंदर उसे डालना है, बाहर खुले में नहीं छोड़ना, लैंड डिग्रेड होने के लिए, ठीक है ना, कि भूमि खराब हो, अगर बहकर वाटर बॉडीज के अंदर चला गया तो वहाँ आपका जो वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। फिर दूसरा है ऐश वाटर रिसाइकलिंग, फिर हमें क्या करना है, उसको रिसाइकिल करना है,
ठीक है ना। रीयूज करने से पहले पुनः चक्रण हमने किया था कि उसकी भी अलग अलग स्टेजेस थी बेटा, थी ना। पहले इसमें हम स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग किया था, एक्यूमुलेट किया था, डिपॉजिट करा था या उसे जमाया था। फिर हमने क्या किया था, उसमें से वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड है उसको रिमूव करना, अलग करना, या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको यूज बनाना, फिर रिसाइकिल करके उसको इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा हो गया, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हो गया और आपका जो सॉलिड भी है उसके लिए भी हो गया। फिर है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। अब सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ कार्य करना, उसके बाद उसे देखना भी है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू ऑन ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, की जितने भी इसके पावर स्टेशन बेटा उसमें मॉनिटरिंग का काम भी करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब उसके साथ साथ इसे उन्हें देखना भी है, उन संयंत्रों का पारिस्थितिक रूप से मॉनिटर और समीक्षा भी करेगा, और आंकड़ों जो है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब आंकड़ों का प्रबंधन भी करेगा। ये सारे कार्य जो हैं ये इसके थ्रू किए जाते हैं। अगर हम रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि पावर प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो हम क्या बहुत हद तक बेटा इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं और आप अच्छी स्वच्छ और खुली हवा में सांस ले सकते हैं, ताकि नई आने वाली पीढ़ी जो है वो ये ना कहे कि क्या पेड़ पौधे काले ही होते हैं, ठीक है ना, हवा ऐसी ही होती है, आसमान भी काले रंग का ही होता है, ऐसा ना हो। उन्हें पता होना चाहिए कि आपका स्काई इज ब्लू, ये आपका नीले रंग का ही होता है, वेजिटेशन जो है वो ग्रीन कलर की ही होती है, वो कालिख जो है हमें एटमॉस्फेयर में से रिमूव करनी है, उसे हटाना है। तो अब तभी पॉसिबल है बेटा जब हम इन रूल रेगुलेशन या इन नियमों जो है इनका पालन करें। आपके इसमें ऐसा एक पावर प्लांट एक दिया हुआ एग्जाम्पल रामगुंडम का, ठीक है ना, जो आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो बेटा यहाँ आपका चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। परेशानी हो तो पूछिएगा, और बेटा जी खुश रहिएगा, औरों को भी खुश रखिए अच्छे काम करके, ठीक है।